नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। सुप्रभात, प्रणाम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत हर खबर के साथ हाजिर हैं हम दोनों। और बात चाहे राजनीति की हो या फिर राजनेताओं की, हर चुनावी खबर आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे। हर खबर बिल्कुल अलग और नए अंदाज में आपके सामने होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर कुशीनगर से है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से घरेलू उड़ान आज से शुरू होने जा रही है। ये एक अच्छी खबर और इससे लेकर उड़ान कंपनी स्पाइस जेट और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी और कर्मचारी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। पहली फ्लाइट दिल्ली से आएगी और इसके बाद दूसरी कुशीनगर से दिल्ली जाएगी। इन फ्लाइट से आने और जाने वाले यात्रियों का भारतीय परंपरा के मुताबिक स्वागत भी किया जाएगा। जी हां, स्पाइस जेट की फ्लाइट दिल्ली से आज दोपहर 12 बजे उड़ान भरकर दोपहर बाद 1:35 पर कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचेगी। 20 मिनट रुकने के बाद वही फ्लाइट 1:55 पर कुशीनगर से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। इन दोनों तरफ से आने और जाने वाले यात्रियों को चंदन टीका लगाकर उनका स्वागत किया जाएगा। इस दौरान केक भी काटा जाएगा तो अथॉरिटी की तरफ से वाटर कैनन सैल्यूट भी दिया जाएगा। और 20 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, उसके कुछ ही घंटे के बाद ही स्पाइस जेट ने उड़ानों का शेड्यूल जारी कर दिया था। दिल्ली से कुशीनगर और कुशीनगर से दिल्ली की ये सेवा हफ्ते में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उपलब्ध होगी। तो वहीं दिसंबर में कुशीनगर से कोलकाता और मुंबई के लिए भी हवाई सेवा शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए भी स्पाइस जेट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मंजूर शेड्यूल जारी कर दिया है। तो आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन। दिल्ली से कुशीनगर आज फ्लाइट से कनेक्ट होने जा रहा है। और आज पूरा हो रहा है किसान आंदोलन का 1 वर्ष। जी हाँ, 26 नवंबर है, यानी किसान आंदोलन का आज 1 वर्ष पूरा हो रहा है। इस मौके पर एक बार फिर हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान दिल्ली बॉर्डर पर जुटने लगे हैं। और इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से गाजीपुर बॉर्डर पर दोबारा से बैरिकेडिंग की गई है और जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। सरकार की ओर से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी किसानों ने अपना आंदोलन खत्म नहीं किया है। और अब किसान एमएसपी पर गारंटी चाहते हैं। एमएसपी के अलावा भी कुल उनकी 6 सूत्रीय मांगे हैं, जिनको लेकर किसान आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर चुके हैं। और अब किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर शाहजहांपुर, टिकरी, सिंघू और गाजीपुर पर बड़ी सभाएं करेंगे। किसानों के बॉर्डर पर जुटने को लेकर दिल्ली और यूपी की पुलिस हाई अलर्ट पर है। पुलिस के आला अधिकारी और किसान संगठनों के नेताओं के बीच बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, लेकिन अभी बातचीत किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची। यूपी गेट पर किसान आंदोलन को 1 साल पूरे होने पर आज महापंचायत होगी। भारतीय किसान यूनियन ने महापंचायत को सफल बनाने के लिए पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों से आंदोलन स्थल पर पहुंचने का आह्वान किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी कर लोगों से आंदोलन स्थल पर आने की अपील की है। पोस्टर पर किसानों ने जंग अभी जारी है, अब एमएसपी की बारी है लिखकर सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून बनाने की मांग की। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बलराम पांडे मेरे सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर से मौजूद हैं। बलराम, क्या तस्वीर इस वक्त वहां पर देख रहे हैं आप, क्योंकि किसान आंदोलन के 1 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज भी वहां पर किसान जुट रहे हैं, क्या तस्वीर? बिल्कुल जया, आज 1 साल पूरे हो गए हैं किसान आंदोलन को और लगातार किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं, जहां 26 नवंबर को किसान
धरने पर बैठे थे और आज भी धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से किसान सुबह सुबह आप देखिए यहाँ लंगर चख रहे हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं और लगातार पिछले 1 सालों से किसान यहाँ पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। उनका कहना है कि तीनों कृषि कानून भले सरकार ने वापस लेने का ऐलान कर दिया है, लेकिन एमएसपी पर गारंटी कानून लाना अभी बाकी है। 6 सूत्रीय जो मांग है किसानों की, वो अभी पूरा होना बाकी है। यही वजह है कि वो अभी भी सीमाओं पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक वो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, घर वापसी करने वाले नहीं हैं। कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 1 साल पूरा हो जाने के बावजूद भी अभी भी आप लोग दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। क्या कहेंगे, कौन सी ऐसी मांगे हैं जो अभी भी पूरी नहीं हो रही है? पहले तो ये था तीनों कानून वापस हो, हम घर वापस होंगे, लेकिन अब तीनों कानून वापस होने की बात भी कह दी गई, फिर भी आप लोग डटे हैं। देखिए सर, पहले तो 1 साल लग गया, 3 कानून वापस लेने में सरकार को 1 साल लग गया। यही थोड़ा जल्दी कर लेती तो एमएसपी पर भी बात करते। अब एमएसपी पर जो बात है वो उस पर अब बात होगी सरकार के हाथ में, सरकार उस पर कब फैसला लेती है। हम लोग तो चाहेंगे कि जल्दी फैसला ले और किसान या हमारे सब घर वापसी करें, क्योंकि सर आगे ठंड का मौसम आ रहा है। एमएसपी पे तो सरकार ने कमेटी बना दी है जो उस पूरे एमएसपी को लेकर के बातचीत कर रही है, बिल बनेगा कैसे बनेगा उसको लेकर के काम कर रही है, फिर तो घर वापसी हो जानी चाहिए। नहीं, वापसी ऐसे थोड़ी हो जाएगी, हमें लिखित दें, गारंटी दें। एमएसपी पे एक गारंटी जो मांग रहे हैं वो तो दें हमें। और तीसरी बात, जो जिन किसानों पे मुकदमे हुए हैं उनका वापसी कौन लेगा? वो भी तो सरकार लेगी ना। ये किसान जो है मुकदमे अपने घर लेके थोड़ी जाएंगे, जिंदगी उनकी ये मुकदमे लड़ने में बीत जाए उनकी। हमारा ये भी मुद्दा है, किसानों के जितने भी एफआईआर वगैरह मुकदमे। आप बताइए वीर जी, आप क्या कहेंगे? जी, हम ये चाहते हैं कि एमएसपी पे गारंटी दे सरकार, और जो किसान हमारे शहीद हुए हैं उनको न्याय मिले। जैसे कि लखीमपुर में भी हुआ, अभी तक उसमें कोई भी कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। उनको बर्खास्त किया गया है, टेनी जी को, ठीक है, उनकी बर्खास्तगी मेन मुद्दा भी है। टेनी जी की बर्खास्तगी भी आप मांगते हैं। बाबू जी, आप 1 साल से यहाँ डटे हैं, मैं आपको लगातार देख रहा हूँ, तो अब वापसी होगी घर की कि अभी भी यहीं रहेंगे? एक गाने में कही नो मैं कैसे खुदा हाफिज कह दूं, उस पर तो किसी का यकीन ही नहीं भाई। इनका यकीन कैसे कर लें? इतने हमारे हाथ में। ठीक है बलराम, मैं कैसे खुदा मतलब ऐसा अब तो कह रहा, मुझे यकीन नहीं। ये किसान ये कह रहे हैं कि अभी भी इनको यकीन नहीं हो रहा है, और ये इसके जरिए ये बताना चाह रहे हैं कि अभी फिलहाल ये वापस नहीं जा रहे जब तक कि इनकी बाकी बची मांगे पूरी न हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बलराम पांडे इस बातचीत के लिए और इन दृश्यों के लिए गाजीपुर बॉर्डर के। और चलिए आगे बढ़ेंगे। जेवर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जिसे भाजपा विकास का मास्टर स्ट्रोक बता रही है, जिससे न सिर्फ पश्चिमी यूपी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के साथ एसीआर की दिशा बदल जाएगी। और क्योंकि जब ये शुरू होगा तो लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नए युग का शुभारंभ। 22 के रनवे पर जेवर की इंटरनेशनल उड़ान। पश्चिमी यूपी के विकास में आएगी जान। जेवर से बदलेगी पश्चिमी यूपी की तस्वीर। भारत माता की वंदे। विदेश से आएगा निवेश, रोजगार को मिलेगी रफ्तार, हाई स्पीड मेट्रो और रेल का होगा विस्तार। जो कल तक सपना था अब वो हकीकत बनने की राह पर निकल पड़ा है, क्योंकि पीएम मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन कर पश्चिमी यूपी के लाखों करोड़ों लोगों के सपने में इंटरनेशनल पंख लगा दिए हैं। नए युग का शुभारंभ। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण 29,650 करोड़ रुपए से होगा, जहां से पहली फ्लाइट सितंबर 2024 में उड़ान भरेगी। फर्स्ट फेज में यहां 2 यात्री टर्मिनल और 2 रनवे बनाए जाएंगे, जिन्हें बाद में 5 रनवे में तब्दील कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक यहां एक साथ 178 विमान खड़े हो सकेंगे। पहले साल जहां 40 लाख यात्रियों की आवाजाही होगी,
जो हर साल दोगुने के हिसाब से बढ़ेगी और 2044 तक 8 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इतने यात्री आएंगे तो साथ में कितना पर्यटन और कितना विकास लाएंगे। जेवर एयरपोर्ट से दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के साथ साथ मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा, फरीदाबाद जैसे शहरों की सूरत बदल जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा यूपी को होगा, क्योंकि इसके बनने से विकास की रफ्तार बढ़ेगी। यूपी में विदेशी निवेश आएगा, 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, नए उद्योग के अवसर होंगे, क्षेत्रीय लोगों को काम मिलेगा, मेट्रो और हाई स्पीड रेलवे का विस्तार होगा। इसके अलावा हवाई अड्डा, सड़क, रेल और मेट्रो का सीधा कनेक्शन होगा। नोएडा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हब होगा। जेवर कोई मामूली एयरपोर्ट नहीं है, ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जहां हर दिन दुनिया के अलग अलग देशों के लाखों यात्री जब आएंगे तो पश्चिमी यूपी का पूरा भाग्य बदल जाएगा। आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जहां से दुनिया की सीधी फ्लाइट होगी। अभी तक यूपी में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, हालांकि जेवर एयरपोर्ट को बनने में भी वक्त लगेगा, लेकिन यूपी चुनाव में इसका जिक्र जमकर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अपने मन के विश्वास और आस्था को व्यक्त करें। और चलिए अब आपको तेज रफ्तार में दिखाते हैं धुआंधार बारिश। चलिए शुरू करते हैं। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने देश के विभाजन पर दिया बयान। विभाजन को बताया कभी न मिटने वाली वेदना। बोले विभाजन निरस्त करके ही मिटेगा दर्द। विभाजन पर आधारित पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में बोल रहे थे भागवत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2022 चुनाव से पहले किया बड़ा दावा। यूपी में 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का दावा। विरोधी दलों को बताया जातिवादी। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर भी साधा निशाना। महोबा में प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा यात्रा रैली की तैयारी तेज। रैली को सफल बनाने में जुटे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कार्यकर्ताओं संघ की समीक्षा बैठक। अलीगढ़ में सपा नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी पर पोस्टर के माध्यम से कसा तंज। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर साधा निशाना। पोस्टर में लिखा, उद्घाटन अब, बेचोगे कब। जौनपुर में ओवैसी ने सीए और एनआरसी पर दिया बयान। कहा जैसे किसानों ने आंदोलन कर तीनों कृषि बिल वापस कराए, वैसे ही मुसलमान भी करें सीए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। उधर पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले आज राजधानी लखनऊ में रैली करेंगी। संविधान दिवस के मौके पर सावित्रीबाई फुले संविधान बचाओ महाआंदोलन चलाओ से रैली कर रही हैं और उनकी इस रैली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हो रहे हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आज ही सावित्रीबाई फुले और अखिलेश यादव गठबंधन का भी ऐलान कर सकते हैं। और आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़ने के बाद सावित्रीबाई फुले ने कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी बनाई थी। कहा यह जा रहा है कि सावित्रीबाई पिछले 3 दिनों से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के संपर्क में है और इसीलिए माना जा रहा है कि आज होने वाली रैली में सावित्रीबाई अपनी पार्टी का सपा में विलय करने का ऐलान भी कर सकती हैं। तो आज एक और महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम होगा। लखनऊ में आज महारैली की घोषणा की गई है सावित्रीबाई फुले की ओर से और वो आज विलय की घोषणा कर सकती हैं समाजवादी पार्टी में। और सीएम योगी आज अयोध्या और बलरामपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम अयोध्या में सबसे बड़े सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसमें 3,500 से ज्यादा जोड़ों को आशीर्वाद वो देंगे। सामूहिक विवाह समारोह में करीब 3,504 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया जाएगा। इनमें से 3,418 हिंदू और 126 मुस्लिम जोड़े शामिल हैं। इसके बाद एक जनसभा को भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। और अयोध्या के बाद सीएम 2 दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचेंगे। शक्तिपीठ मंदिर देवी पाटन के पूर्व महंत महेंद्रनाथ योगी के 21वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में ब्रह्मलीन को सीएम योगी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वो शक्तिपीठ में रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन शनिवार को मां पाटेश्वरी के दर्शन पूजन के बाद गोंडा के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये जानने और समझने के लिए जानना जरूरी है कि आखिर क्या चल रहा है।
और अब हम आपको लेकर चलते हैं हमारे मेरठ के संवाददाता सुधीर चौहान के पास, जो सीधे आम लोगों से करेंगे बात और पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। नमस्कार, एबीपी गंगा की टीम पहुंची है मेरठ के सबसे पॉश मार्केट आबूलैंड मार्केट में और हम मौजूद हैं यहाँ पर सोनू टी स्टॉल पर। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर इस समय देश के अंदर और खासकर प्रदेश के अंदर क्या माहौल है, आखिर चल क्या रहा है। क्या नाम आपका? राजवीर सिंह। राजवीर जी, बताइएगा कि आखिर आजकल आप यहाँ पहुँचे हैं चाय की दुकान पर, चर्चाएँ होती हैं मुद्दों को लेकर के, तो आपके हिसाब से क्या चल रहा है? अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी बहुत सारे समीकरणों पर डिपेंड करेगा, लेकिन व्यापारी के मन में अभी लेकर कुछ आशंकाएं हैं कि जीएसटी को लेकर या ऑनलाइन की प्रतिबंधों को लेकर या किसी बारे में भी, तो उम्मीद कर रहा है व्यापारी के सरकार कुछ राहत देगी तो फिर सरकार के साथ जाया जा सकता है। आपका क्या नाम है? अमरदीप शर्मा। अमरदीप जी, इस समय क्या चल रहा है आपके हिसाब से देश में? देखिए, देश में तो महंगाई चल रही है और तो कुछ चल नहीं रहा है अभी। जितनी महंगाई चल रही है उससे ज़्यादा कुछ और चल रहा है। रोज़ आए दिन हर चीज़ पे पैसे बढ़ रहे हैं, घटने का कुछ नाम नहीं है। अगर सरकार महंगाई पे काम नहीं करती तो शायद 2022 में आना मुश्किल है। आपका क्या नाम है? जी, आशीष मिश्रा। ये बताइएगा कि क्या चल रहा है आप आजकल? आजकल तो बस वही चला जो जैसे हमारे भाई ने बोला कि ये महंगाई ही चल रही है। सरकार को तो सबसे पहले आज के रेट में जो है महंगाई पे कंट्रोल करनी चाहिए। अभी हम लोग जो है एम्प्लॉई हैं, तो हम लोग को तो अभी सबसे ज़्यादा जो है पेट्रोल की मार, जो हम लोग पहले 70, 75, 80 रुपये में भराते थे, आज वो 95 रुपये में भरा रहे पेट्रोल। ये भाई साहब भी चाय हाथ में है, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। ये बताइएगा क्या करते हैं आप? जी, मेरी शॉप पे व्यापारी हैं। ये बताइएगा कि 2022 को लेकर के क्या है? बहुत परेशान है। हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है। मैं गवर्नमेंट से बहुत नाराज़ हूँ। ये बताइएगा कि क्या लगता है कि 2022 को लेकर के क्या चल रहा है आजकल? सर, चलना क्या है, देखिए जैसा कि सभी महंगाई से जूझ रहे हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, हर कोई अपने मन में दबा के बैठा हुआ है। दर्द तो सबके है, कुछ लोग खुला बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन दर्द तो सबके है। जिन्होंने वोट दिया उनके भी दर्द है, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके भी दर्द है। कुछ दर्द सामने आ रहे हैं, कुछ दर्द छुपे बैठे हैं, कुछ ऐसे हैं कि भाई चाहे हो कुछ भी जाए, रहेंगे तो हम ही। तो अब देखते हैं 2022 में लोग क्या डिसीजन लेते हैं। समझदार लोग अगर होंगे, महंगाई को देखेंगे, भाई खर्चे हैं, स्कूल की फीसें हैं और खर्चे हैं, अपने पेट्रोल इतना महंगा है, तो देखते हैं क्या लोग क्या डिसाइड करते हैं। तो महंगाई को लेकर के लोगों में नाराज़गी है और यहाँ जो मौजूद हैं अधिकतर लोग, उनका कहना यही है कि महंगाई है। ये व्यापारी थे, इनका कहना है कि जो लोन हो गया इनके ऊपर, और महंगाई को लेकर ही मुख्यतः लोगों में नाराज़गी है। चाय की चुस्की ले रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम आपका? अमित शर्मा नाम। अमित जी, ये बताइएगा कि 2022 को लेकर के क्या चल रहा है आपके माइंड? 2022 को लेकर के मेरे माइंड में एक ही बात है कि मैं बीजेपी को वोट करूँ। और बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हम किसान भी हैं, हम बिजली से भी काफ़ी परेशान थे। अच्छी तरह याद है, बिजली की बहुत परेशानी होती थी हम लोगों को। एक मिनट में लाइट आती थी, 8 दिन के अंदर एक बार आती थी। तो बहुत सारी समस्या का समाधान हो चुका है और हम बहुत खुश हैं। ना मेरी टेंशन है। महंगाई तो कोई भी सरकार होगी समय के साथ बढ़ेगी ज़रूर, लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सरकार। ये इनका कहना है बहुत ही बढ़िया सरकार है। महंगाई को लेकर कुछ ज़्यादा नाराज़गी इनके अंदर नहीं है, बाकी अन्य व्यापारियों के अंदर नाराज़गी थी महंगाई को लेकर के। लेकिन जो हमने यहाँ पे बात की चाय की दुकान पर, अधिकतर व्यापारियों में महंगाई को लेकर के नाराज़गी है। उनका कहना है कि सरकार को इन पर, महंगाई पर और खासकर बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए, तभी आगे सरकार ये रिपीट हो सकती है। सुधीर चौहान, एबीपी गंगा, मेरठ। तो सुधीर चौहान की रिपोर्ट में आपने देखा कि मेरठ में क्या चल रहा है।